हाँ जी नमस्कार, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है प्रपूर्णता क्लासेस के अकॉर्डिंग कक्षा में। आज की इस कक्षा में अपन राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत राज्य सूचना आयोग पढ़ने जा रहे हैं कि राज्य सूचना आयोग क्या चीज़ है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत, किस भारतीय संवैधानिक उपबंध के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है, क्या इसकी भूमिका रही है, कब किया गया है, क्या सारी चीज़ें तमाम बातें इस कक्षा में हम देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। SIC स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, आरटीआई एक्ट आता है अपने 2005। आरटीआई एक्ट 2005 इसके लिए महत्वपूर्ण बनता है। क्रियान्वयन के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर आयोगों का गठन किया गया। राइट टू इंफॉर्मेशन आपके जो एक्ट आता है 2005, ये क्रियान्वयन करने के लिए केंद्र और आपकी स्टेट के द्वारा दोनों स्तर पर आयोग का गठन किया गया। राइट टू इंफॉर्मेशन अवधारणा का विकास, आरटीआई का आपकी अवधारणा का विकास देखे तो प्रथम देश जिसने सूचना का अधिकार कानून लागू किया था वो था स्वीडन। तो ऐसा कौन सा देश था जिसने सूचना का जो अधिकार था, ये सूचना का अधिकार आपके कानून लागू किया? तो ये था 1766 जो आपके ईस्वी थी, इसमें आपके स्वीडन के द्वारा 1766 ईस्वी में किया जाता है। और अगली अगर अपन बात करें, भारत में सूचना के अधिकार कानून को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय देखिएगा। भारत में सूचना के अधिकार को कानून को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय SP गुप्ता बनाम भारत सरकार 1981। इस मामले के तहत आरटीआई कानून को एक आधार प्रदान किया गया जिसमें सरकारी कामकाज में आपकी पारदर्शिता और सार्वजनिक हित का जिक्र किया गया था। तो अगर हम सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय देखें, अगर कोई निर्णय हम देखते हैं तो वो निर्णय याद आता है SP गुप्ता बनाम भारत सरकार 1981। SP गुप्ता वर्सेस भारत सरकार 1981। इस मामले के तहत अपने क्या है, आरटीआई कानून को एक आधार प्रदान किया गया, सरकारी कामकाज को पारदर्शिता और सार्वजनिक हित का जिक्र किया गया था। इस मामले को न्यायाधीशों के स्थानांतरण का मामला के रूप में भी जाना जाता है। तो न्यायाधीशों के स्थानांतरण का मामला है, इस न्यायाधीशों के स्थानांतरण का मामले के रूप में जाना जाता है किसको? राज्य सूचना आयोग को। स्टेट सॉरी, ये जो अपना मामला था पूरा, ये न्यायाधीशों के स्थानांतरण का मामला था। कौन सा? जिसमें आपके पारदर्शिता और सार्वजनिक जिक्र किया गया था, उसका मामला था। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है तो आपकी पृष्ठभूमि के बारे में बात करते हैं। तो पृष्ठभूमि में 1995 में श्रीमती आपकी अरुणा रॉय थी जो पूर्व आयुष थी, उसके उनके नेतृत्व में ब्यावर राजस्थान में आरटीआई के जिस आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसमें आपके मजदूर किसान शक्ति संघ MKSSS नामक आपकी एनजीओ की विशेष भूमिका थी। इनकी क्या थी? विशेष भूमिका थी। ये आपके आंदोलन आगे चलकर केंद्र द्वारा पारित आरटीआई एक्ट है आपके 2005, इसकी पृष्ठभूमि साबित हुआ था। तो 1995 में श्रीमती अरुणा रॉय जो पूर्व आयुक्त थी, उनके नेतृत्व में आपके ब्यावर राजस्थान में आरटीआई के लिए आंदोलन शुरू हुए। तो आरटीआई के लिए आपके आंदोलन शुरू होते हैं और जो मजदूर किसान शक्ति संघ नामक एनजीओ की विशेष भूमिका थी। तो एक एनजीओ था जिसका नाम था आपकी MKSS, मजदूर किसान शक्ति संघ, मजदूर किसान शक्ति संघ MKSS, जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। 1995 की बात है। अरुणा रॉय के बारे में बात करते हैं। अरुणा रॉय अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह आंदोलन ही आगे चलकर आपके केंद्र द्वारा जो पारित आपके आरटीआई एक्ट 2000 आपके 5 की पृष्ठभूमि साबित होता है। वे एनजीओ गैर सरकारी संगठन जिन्होंने आरटीआई कानून से संबंधित आंदोलन को प्रोत्साहित किया। तो वे एनजीओ गैर सरकारी संगठन, ठीक है ना, नॉन गवर्नमेंटल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने आरटीआई के कानून से संबंधित आंदोलन को प्रोत्साहित किया। तो पहले आपके मजदूर किसान संघ आप शक्ति संघ MKSS के बारे में बात करते हैं, जो कि आपके 6 अप्रैल 1995 ब्यावर से। तो ये 6 अप्रैल 1995 की बात है। 6 अप्रैल 1995 में, ठीक है। किसकी बात करेंगे? MKSS मजदूर किसान तो आपके शक्ति संघ। फिर प्रवर्तक कौन है? अरुणा रॉय है जो सेवानिवृत्त IAS हैं। परिवर्तन आपके MGO प्रवर्तक हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल आपके परिवर्तन NGO है। प्रवर्तक कौन है? ये आपके प्रवर्तक हैं
दूसरा अपना परिवर्तन आपके क्या है, परिवर्तन क्या है आपके एनजीओ है जिसके प्रवर्तक कौन है, अरविंद केजरीवाल हैं। ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक आपके सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस, पब्लिक आपके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आरटीआई आंदोलन को प्रोत्साहित किया गया था। और भारत में पंचायती राज संस्थानों में आपकी पारदर्शिता हेतु सर्वप्रथम 1996 में आपके आरटीआई से संबंधित कानूनों आपके कानूनी प्रावधानों लागू किए गए थे। तो क्या थे आपके, भारत में पंचायती राज संस्थानों में आपकी पारदर्शिता हेतु सर्वप्रथम 1996 में आरटीआई संबंधी कानून प्रावधान लागू किए गए थे। तो भारतीय पंचायती राज जो संस्थाएं थी, इन संस्थाओं में पारदर्शिता हेतु आपके सर्वप्रथम 1996 में आरटीआई संबंधी कानून प्रावधान लागू किए गए थे। आरटीआई एक्ट 2005 आपके लागू करने से पहले आपके क्या थे, पंचायती संस्थान और पंचायती राज संस्थानों में पारदर्शिता सर्वप्रथम 1996 में क्या थे, आरटीआई संबंधी कानून प्रावधान लागू किए गए थे। ओके। फिर अगर हम बात करें भारत में, तो प्रथम राज्य जिसने सूचना अधिकार संबंधी कानून लागू किया, जो मई 1996 में करते हैं, भाई मई 1996 में तमिलनाडु करते हैं। तमिलनाडु के द्वारा का ये काम किया जाता है, ऐतिहासिक काम किया जाता है तमिलनाडु के द्वारा ये काम किया जाता है। मई 1996 में सबसे पहला वो राज्य बनता है भारत का। मई 1996 की बात है, मई 1996 में लागू करता है। बहुत अच्छी बात है भाई। फिर हम बात करते हैं दूसरा राज्य बनता है गोवा, जो कि जुलाई 1997 में करता है। कब करता है, गोवा करता है सेकंड नंबर पर। पहले पे तमिलनाडु 1996 में करता है, जो कि आपको कौन सा मई का महीना था, और अब ये जुलाई का महीना है, जुलाई 1997। एक महीना एक साल आगे बढ़ा दो, 1997 आ जाएगा, जुलाई आ जाएगा, गोवा आ जाएगा। राजस्थान में पहली बार 2000 ईस्वी में आरटीआई कानून लाया गया। तो राजस्थान के आरटीआई संबंधित कानून का विकास देखिए, तो राजस्थान में पहली बार 2000 में आपके आरटीआई कानून लाया जाता है। कानून लागू होता है आपके 26 जनवरी 2001 में। 26 जनवरी 2001 से राजस्थान में लागू होता है। 2000 ईस्वी में आरटीआई कानून लाया जाता है, और यहाँ पर संपूर्ण भारत में आरटीआई कानून का क्रियान्वयन सर्वप्रथम विधिवत संपूर्ण देश में हेतु केंद्र सरकार के द्वारा वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई एक्ट पारित किया गया। तो सर्वप्रथम विधिवत रूप से संपूर्ण देश में आपकी केंद्र सरकार के द्वारा वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आपके पारित किया जाता है वर्ष 2005 में। वर्ष 2005 में आपके पारित किया जाता है, और संपूर्ण आपके भारत में लागू होता है आपके 12 अक्टूबर 2005 को। तो संपूर्ण भारत में लागू होने का काम होता है कब, 2000 आपके 5 में होता है, लेकिन 12 अक्टूबर को होता है। कब होता है, 12 अक्टूबर को होता है। 12 अक्टूबर को 2005 को आपके संपूर्ण देश में लागू होने का काम होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि इस कानून के बाद समस्त क्षेत्रीय कानून समाप्त हो गए। इस कानून के बाद जो जितने भी क्षेत्रीय कानून चल रहे थे, ये कानून पे आपके क्या है, परछाई पड़ जाती है, सभी समाप्त हो जाते हैं। आरटीआई कानून के तहत इस नियम के बनाने की शक्ति केंद्र सरकार में निहित है। तो इस आरटीआई कानून के तहत नियम बनाने की शक्ति किसके पास है, केंद्र सरकार के पास में है। ये धारा 27 कहती है। तो इसके बारे में जितने भी आपके लॉ एंड ऑर्डर्स बनाने, कानून बनाने, इसका आपकी शक्ति केंद्र सरकार के पास रहने वाली है। ये आपकी धारा 27 कहती है। सूचना का अधिकार आपके नियम है 2005, सूचना का अधिकार नियम 2005 आपके 13 अक्टूबर 2005 को लागू होता है। आरटीआई का उद्देश्य क्या है, देखो, प्रत्येक लोक प्राधिकरण सरकारी कार्यालयों से संबंधित सूचना तक प्रत्येक नागरिक की पहुंच सुनिश्चित हो। तो क्या, प्रत्येक लोक प्राधिकरण सरकारी कार्यालयों से संबंधित सूचना तक प्रत्येक नागरिक की सूचना सुनिश्चित होनी चाहिए, ये उद्देश्य है। लोक प्राधिकरणों की जो कार्य प्रणाली है, ये पारदर्शिता ला सके, तो लोक प्राधिकरण है, उन प्राधिकरणों की जो कार्य प्रणाली है, इस कार्य प्रणाली पर पारदर्शिता लाना है। तो पारदर्शिता लाना है, साथ में प्रत्येक लोक प्राधिकरण सरकारी कार्यालयों से संबंधित सूचना तक प्रत्येक नागरिक की आपकी पहुंच सुनिश्चित हो सके। आपके भारतीय गणराज्य यह अपेक्षा करता है कि भारत का प्रत्येक नागरिक समुचित नागरिक हो, ताकि सरकार को जवाबदेही ठहराई जाए, जिससे सुशासन की आपकी अवधारणा साकार हो। तो संसूचित नागरिक हो, भारत के व्यक्ति के पास सभी सूचनाओं से भरा हो, ताकि सरकार को जवाबदेह ठहराया जाए, और जिससे सुशासन की अवधारणा लाई जा सके। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आपके 2005 नागरिकों हेतु यह सुविधा प्रदान करता है
कि वे एक लोक प्राधिकरण से आवश्यक सूचनाएं ले सकते हैं जिसके वे इच्छुक हो। तो अंततः आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 नागरिकों हेतु यह सुविधा प्रदान करता है कि वे लोक प्राधिकरण से आवश्यक सूचनाएं हैं, ये सूचनाएं ले सके जिसके लिए वे इच्छुक हैं। ठीक है ना। तो वो क्या है, वे एक लोक प्राधिकरण से, एक प्राधिकरण मतलब कोई लोक प्राधिकरण है, उस लोक प्राधिकरण से आपकी क्या आवश्यक जो सूचनाएं हैं वो ले सके जिसके वो इच्छुक है, जिसे उनकी सूचनाएं उन्हें चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आरटीआई एक्ट 2005 की उद्देशिका में उल्लेखित शब्द, जो कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है आपके 2005, उसकी उद्देशिका है। उस उद्देशिका के अंतर्गत अगर कुछ बातें की गई, शब्द दे रखे हैं, उन शब्दों का उल्लेख करते हैं। सूचना की पारदर्शिता होनी चाहिए, आपके साथ में सूचना का प्रकटन होना चाहिए, साथ में आपके सुसंचित नागरिक होना चाहिए, और लोकतांत्रिक आदर्श की आपकी प्रभुता हो, लोकतांत्रिक आदर्श की आपकी प्रभुता हो। ये सारे शब्द उल्लेखित हैं आपके प्रमुख रूप से आरटीआई एक्ट 2005 की उद्देशिका में। सूचना की पारदर्शिता, आपके सूचना का प्रकटन, ससूचित नागरिक, लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता, लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता। राइट टू इंफॉर्मेशन कानून के क्रियान्वयन हेतु केंद्र और राज्य स्तर पर आयोगों का गठन किया गया था। राइट टू इंफॉर्मेशन कानून के क्रियान्वयन हेतु, जब क्रियान्वयन के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर आयोग का गठन किया गया। ठीक है ना। इनके क्रियान्वयन के लिए जो हमारे मुद्दे की बात है, राज्य सूचना आयोग, जो कि स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है, जो कि सिलेबस में है, उसकी पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। तो आपके पहला है केंद्रीय सूचना आयोग, सीआईसी सेंट्रल इंफॉर्मेशन आपकी कमीशन है। सेकंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है, तो जिसमें क्षेत्राधिकार के मामले हैं, ये केंद्रीय सूचना आयोग में संघ सूची के और समवर्ती सूची के होंगे। वहीं अगर हम बात करें क्षेत्राधिकार की, जिसमें राज्य के सूचना आयोग के पास राज्य सूची और समवर्ती सूची है, इनके आपके विषय होंगे। तो बोथ आर कॉमन वर्ड, विच वर्ड, दिस वर्ड इज समवर्ती सूची। ठीक है ना। एंड अलग अलग क्या है, संघ सूची और राज्य सूची। चलिए नेक्स्ट अपन केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में बात करते हैं, जिसमें आयोग के प्रावधान में सीआईसी के सबसे पहले सीआईसी के बारे में बात करते हैं आयोग के प्रावधान में, और साथ में एसआईसी के बारे में बात कर देंगे। ठीक है ना। सीआईसी आयोग के प्रावधान में अध्याय 3 है। अध्याय 3 के अंतर्गत राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में अध्याय 3, जिसमें आपके आयोग के प्रावधान दे रखे हैं, किसके, केंद्रीय सूचना आयोग के। वहीं आपके राज्य सूचना आयोग के अध्याय 4 की बात करता है, ये है आपके स्टेट के बारे में बात करता है। ठीक है ना। तो इनकी धाराएं देखते हैं। अध्याय 4 में हम अपन बात करते हैं स्टेट के बारे में, स्टेट के बारे में बात करते हैं, स्टेट के बारे में बात करते हैं। इस स्टेट के अंतर्गत अपने बात करते हैं, तो यहाँ पर धारा 15 है। इस धारा 15 में आपका गठन के बारे में बात करी गई है। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है। इस स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में गठन की बात अध्याय 4 के अंतर्गत धारा 15 में बात कही गई है। धारा 15 में बात कही गई है, बिल्कुल धारा 15 में बात कही गई है। वहीं अगर हम बात करें धारा 16 के बारे में बात करें, धारा 16 बात करता है किस चीज की, धारा 16 बात करता है आपके पदावधि और सेवा शर्तों के बारे में बात करता है, पदावधि और सेवा शर्तों के बारे में बात करता है। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल बहुत सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट बात करते हैं निष्कासन की। निष्कासन की बात करता है 17 में, धारा 17 के अंतर्गत निष्कासन की बात करता है, गठन की बात करता है 15 में, 16 में बात करता है पदावधि और सेवा शर्तें, 17 में बात करता है निष्कासन की। ठीक है ना। राजस्थान राज्य सूचना आयोग का ध्येय वाक्य है आपके आवादानी, आवादानी जनभेद, आवदानी सॉरी आव अवदानी नहीं आवदानी 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 जनेब है, आवदानी जनेब है, आवदानी जनेब है। इसका आपकी क्या प्रमुख रूप से सूचना आयोग का ध्येय वाक्य रहने वाला है। सूचना आयोग का राजस्थान राज्य सूचना आयोग, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ राजस्थान का आपके ध्येय वाक्य रहने वाला है आवदानी जनबे, आवदानी जनबे। राजस्थान राज्य सूचना आयोग की अगर हम बात करते हैं, राजस्थान राज्य सूचना आयोग के बारे में बात करते हैं, अधिसूचना कब जारी होती है, 13 अप्रैल, 13 अप्रैल की बात करते हैं, 13 अप्रैल 2000 आपके 6 में,
13 अप्रैल 2006 में 13 अप्रैल 2006 में आपकी क्या है, अधिसूचना 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 आपके जारी होती है और गठन होता है जिस 5 दिन बाद, 5 दिन के बाद में गठन हो जाता है, 5 दिन के बाद में गठन हो जाता है, 5 दिन के बाद में गठन हो जाता है 2006 में ही 18 अप्रैल को, 18 अप्रैल को यहाँ पर गठन होगा। बिल्कुल, गठन के बारे में अगर हम बात करें आगे तो यहाँ पर मुख्यालय है, ये मुख्यालय जयपुर में, और इसका एक अतिरिक्त बेंच है जो 2023 से, एक अतिरिक्त बेंच है 2023 से जो कि आपके जोधपुर में स्थापित है। कहाँ पर स्थापित है? जोधपुर में स्थापित है। अलग बेंच है जो कि 2023 से स्थापित है, 2023 से स्थापित है आपके जोधपुर में। यहाँ पर हम बात करते हैं 2006 की बात करते हैं, अप्रैल में लागू होता है, जारी होता है 18 अप्रैल 2026 को, 6 को सॉरी, क्या होता है अपने गठन हो जाता है। मुख्यालय कहाँ पर बनता है? जयपुर में। अतिरिक्त कहाँ से? अतिरिक्त आपके हैं जोधपुर में, जो कि 2023 से कार्य करते हैं। प्रावधान, ये एक आपके सांविधिक आयोग है क्योंकि इसका उल्लेख आपके सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अध्याय 4 और धारा 15 में है। तो ये क्या आपके संवैधानिक है या सांविधिक है? तो ये सांविधिक है। क्या है? सांविधिक है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है बात, ये सांविधिक है, ये बात आपको क्या है, ये बात आपको याद रखनी है। तो ये किसके अंतर्गत है? ये आपके अध्याय है, अध्याय तो यह 4, और भाग कौन सा है? भाग है आपका 15वां तो क्या है? भाग है, और चौथा क्या है? अध्याय है। चौथा तो रहेगा अध्याय और 15वां रहेगा भाग, ठीक है ना, सांविधिक है। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के निर्णय और आदेश सरकारी संस्थाओं व आपके लोक सेवकों के लिए बाध्यकारी हैं। तो सरकारी जो संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाओं और साथ में लोक सेवक हैं, उनके लिए बाध्यकारी रहेगा। ये 1907 कहता है, धारा 1907 करती है बाध्यकारिता, धारा 1907 बाध्यकारिता करती है इस बात की। और साथ में स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के निर्णय और आदेश नहीं मानने पर लोक सूचना अधिकार पर आपके PIO जुर्माना अधिरोपित किया जा सकता है। तो लोक अधिसूचना अधिकार पर आपकी क्या है? जुर्माना अधिरोपित किया जा सकता है। ये बात आप न्यूनतम बात करें 250 रुपये प्रतिदिन और अधिकतम 25,000 रुपये तक, ठीक है ना। न्यूनतम 250 रुपये, न्यूनतम 250 रुपये है प्रतिदिन के हो गए, प्रतिदिन पर डे, और अधिकतम की बारे में बात करें तो 25,000 की बात करता है, 25,000 रुपये बात करता है पर डे की, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं RTA कानून में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य सूचना आयोग के कार्य संचालन हेतु निम्न विनियमित आपके विनियम पारित किए गए हैं। विनियम कौन कौन से अपने विनियम पारित किए गए? राजस्थान आपके सूचना आयोग प्रबंधन विनियमन 2007 लागू किए गए 15(4) के अंतर्गत। धारा 15 है, धारा 15(4) राजस्थान सूचना आयोग प्रबंधन विनियम 2007 लागू किए गए। राजस्थान राज्य सूचना आयोग की सेवा शर्त, आयोग की संरचना देखते हैं सबसे पहले। आयोग की अगर संरचना देखें तो एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा, 10 अन्य सूचना आयुक्त होंगे, 1+10 अधिकतम सदस्य संख्या होगी। किंतु राजस्थान राज्य सूचना आयोग के हेतु वर्तमान संरचना कितनी है? 1+4 है, 1+4 की है। आयोग की सूचना राज्य सूचना आयोग की सेवा शर्तों के अंतर्गत सबसे पहले हम आयोग की संरचना देख रहे हैं। तो अधिकतम क्या हो सकता हूं? अधिकतम 1+10 का प्रावधान करके रखा है, 1+10 का प्रावधान करके रखा है। उसमें से राजस्थान में वर्तमान में क्या स्थिति है? वर्तमान में राजस्थान की स्थिति है 1+4 की, 1+4 की स्थिति है। तो ये अधिकतम हो सकते हैं प्रावधान, और वर्तमान राजस्थान में ये चीजें स्थिति है। चलिए नेक्स्ट अपनी योग्यता के बारे में बात करते हैं। योग्यता में क्या क्या है? मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों को निम्न क्षेत्रों में विशेष ज्ञान और अनुभव होना ही चाहिए। कौन कौन से वो क्षेत्र है? प्रशासन का उन्हें ज्ञान होना चाहिए, प्रशासन का ज्ञान होना चाहिए, विधि का ज्ञान होना चाहिए, विज्ञान और तकनीकी का ज्ञान होना चाहिए। विज्ञान और तकनीक का ज्ञान, विधि का ज्ञान और प्रशासन का ज्ञान, साथ में प्रबंधन का ज्ञान, मैनेजमेंट का, पत्रकारिता का उनके आपकी ज्ञान होना चाहिए, यानी कि जर्नलिज्म का ज्ञान होना चाहिए। समाज सेवा का उन्हें आपकी क्या है? ज्ञान होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। समाज सेवा का,
पत्रकारिता का, विज्ञान व तकनीक का, विधि का, प्रशासन का, प्रबंधन का। अन्य योग्यता में उक्त सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्य नहीं होना चाहिए तथा लाभ का पद धारण न करता हो उक्त सदस्य। उस आपके सांसद नहीं होना चाहिए, विधायक नहीं होना चाहिए, विधान परिषद का सदस्य नहीं होना चाहिए, स्पष्ट लिखा हुआ है। और आपकी क्या है, लाभ का पद धारण नहीं करता हो, तो लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल के द्वारा एक आपके चयनित समिति है, उस समिति की अनुशंसा पर, एक चयन समिति की अनुशंसा पर, चयन समिति की अनुशंसा पर राज्यपाल करता है, राज्यपाल करता है, राज्यपाल करता है। चयन समिति के संरचना देखे तो जिसमें चयन समिति में 3 सदस्य होते हैं, 3 सदस्य होते हैं। एक होता है सीएम, एक सीएम साहब होते हैं। सीएम साहब के अलावा विधानसभा में विपक्ष के नेता, एलओपी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ठीक है। और साथ में मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट एक कैबिनेट मंत्री, वर्तमान में श्री जोगाराम पटेल है, ठीक है। तो एक सीएम के द्वारा नाम निर्दिष्ट मंत्री, वर्तमान में जोगाराम पटेल है, यहाँ पर टीकाराम आपके जूली हो जाएंगे वर्तमान स्थिति में, और सीएम में हो जाएंगे आपके सज्जन लाल जी, ठीक है। तो ये आपके एक चयन समिति की अनुशंसा होगी जिस पर राज्यपाल इनकी सलाह पर आपकी क्या है, नियुक्ति करेगा। कार्यकाल व वेतन भत्ते, कार्यकाल और वेतन भत्ते केंद्र सरकार के द्वारा आपके निर्धारित सूचना का अधिकार अधिनियम संशोधन 2019 के पश्चात निर्मित नियमों के तहत, तो केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित, केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित सूचना का अधिकार अधिनियम संशोधन 2019 के पश्चात निर्मित नियमों के तहत, ठीक है ना। कार्यकाल व वेतन भत्ते, कार्यकाल और वेतन भत्तों के अंतर्गत बात करें तो केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित, केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित, केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित, केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित सूचना का अधिकार अधिनियम संशोधन 2019 के पश्चात निर्मित नियमों के तहत आपके, ठीक है ना। आरटीआई की बात करें, रूल ऑफ टेन्योर सैलरी एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज 2019 के अनुसार बात करें तो वर्तमान में कार्यकाल है 3 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, 3 वर्ष कार्यकाल या फिर बंदे की 65 वर्ष उम्र है, क्या है, उम्र है, जो भी पहले हो, जो भी क्या है, जो भी पहले हो, कोई भी पहले होगी वो वाला मामला होगा। एक मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त वेतनमान भत्ते देख लेते हैं, जिसमें से आपके 2.5 लाख रुपए की बात करता है, जिसमें आपके 2.25 सवा 2 लाख के बारे में बात करता है। तो ये मुख्य सूचना आयुक्त का पेमेंट होगा और ये अन्य सूचना आयुक्त का। वर्तमान में राजस्थान में 1+4 है, तो एक बंदे को तो 2.5 लाख रुपए जाते हैं, 4 बंदों को सवा दो लाख रुपए जाते हैं। पुनर्नियुक्ति के बारे में बात करें तो इसका प्रावधान नहीं है, पुनर्नियुक्ति का प्रावधान नहीं है, ये क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके कथन वाला मामला है, ठीक है ना, तो नहीं है। शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है या राज्यपाल के द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति? तो शपथ का प्रावधान में आपके राज्यपाल आएगा, या राज्यपाल या उसके नाम निर्दिष्ट व्यक्ति, ये भी आपके एक फैक्ट हो जाएगा इंपॉर्टेंट। त्याग पत्र किसे देगा? ये राज्यपाल को देगा, एक ये हो जाएगा फैक्ट, ठीक है ना। तो एक ये फैक्ट राज्यपाल को क्या देगा? त्याग पत्र देगा, त्याग पत्र। वार्षिक प्रतिवेदन है किसे देगा? राज्य सरकार को देगा। तो यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट बनता है कि ये राज्यपाल को प्रतिवेदन देगा अपना? नहीं, वार्षिक प्रतिवेदन देगा आपके राज्य सरकार को, लिखा हुआ है स्पष्ट, राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट को। नेक्स्ट अपन बात करते हैं निष्कासन की। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्त को राज्यपाल के द्वारा उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात हटाया जाता है। तो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त को राज्यपाल के द्वारा उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात हटाया जाता है। अतः आधार होगा सिद्ध कदाचार और असमर्थता। सिद्ध कदाचार और असमर्थता सुप्रीम कोर्ट की बारे में बात करिए, सुप्रीम कोर्ट की जांच के पश्चात ही हटाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद ही हटाया जाएगा। आपके सिद्ध कदाचार हैं या असमर्थता है,
उसके आधार पर ही हटाया जाएगा। ठीक है। उच्चतम न्यायालय की जांच विचाराधीन होने के दौरान राज्यपाल द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त को निलंबित किए जाने का प्रावधान है। तो जब तक जांच चल रही है तब तक क्या चलेगा? निलंबन चलेगा। निलंबन चलेगा। ठीक है। तब तक क्या? निलंबन चलेगा। तब तक निलंबन चलेगा। ठीक है। चलिए, तब तक निलंबन हो जाएगा। राज्यपाल के द्वारा बिना उच्चतम न्यायालय के जांच के निम्न परिस्थितियों के निम्न परिस्थितियों में मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त को हटाया जा सकता है। एक, वो दिवालिया घोषित हो जाए। दूसरा, लाभ का पद धारण करता हो। तीसरा, मानसिक और शारीरिक रूप से क्या हो? असक्षम हो जाए। और किसी न्यायालय पर आपके दोष सिद्ध हो, न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध हो, तब उस स्थिति में 365 गया भाड़ में, तुम जाओ अपने भाड़ में। ठीक है। आयोग की शक्तियां और कार्य। सूचना आयोग की शक्तियां, कृत्य, अपील और आपकी शास्तियां अध्याय 5 में। किसमें? अध्याय 5 में। हमने गठन के बारे में बात करी अध्याय 4 में। यहाँ पर हम देखते हैं अध्याय 5 में, जो कि कृत्य, शक्तियां, अपील, शास्तियां हैं, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत लिखी हुई हैं। तो सूचना आयोग की शक्तियां और कृत्य अगर हमें देखना है तो अध्याय 5 के अंतर्गत देखेंगे। धारा 18 से स्टार्ट करेंगे अपन। धारा स्टार्ट करेंगे 18 से। किसी लोक प्राधिकरण में लोक सूचना अधिकारी, ठीक है ना, किसी लोक प्राधिकरण में लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति नहीं होने पर आपके पीआईओ द्वारा आवेदन स्वीकृति करने से मना करने पर एक नागरिक के द्वारा आवेदन सीधे आयोग की आपके प्रेषित किया जा सकता है। 18(1) कहता है। देखो, सूचना आयोग की शक्तियां और कृत्य में कोई लोक प्राधिकरण है, उसमें लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति नहीं होने पर, लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति नहीं होने पर, या फिर पीआईओ द्वारा लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदन स्वीकृत करने से मना करने पर, अगर वो आपका आवेदन है स्वीकृत करने से मना कर रहा है, एक नागरिक के द्वारा आवेदन सीधे आयोग को प्रेषित किया जा सकता है। आयोग को सीधे प्रेषित किया जा सकता है अगर लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति नहीं हो पाती है, या फिर ये पीआईओ है यानी कि लोक सूचना अधिकारी है, इसके द्वारा आवेदन स्वीकृत नहीं किया जाता है। ठीक है। 18(1) ये बात करते हैं। नेक्स्ट 19 के बारे में बात करते हैं। धारा 19 कहता है अपील की प्रक्रिया क्या हो। अपील की प्रक्रिया को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ लेना बहुत जरूरी चीज है। ये अनुच्छेद बार बार धारा याद रखना 19 है, ये धारा 19 है, याद रखना। देखो, अब मेरा मामला मेरी बात सुनो आप कि आरटीआई आवेदन है, आरटीआई आवेदक है। ये आवेदक सबसे पहले आपकी अपनी लोक सूचना अधिकारी से पीआईओ से आपके सूचना मांगेगा। ठीक है। आवेदन का निस्तारण है ना, ये निस्तारण आपके 30 दिन में हो जाएगा अगर वो सामान्यतः बात है, 30 दिन के अंतर्गत हो जाएगा आपको सामान्यतः है। तो अगर आपके 48 घंटे में है, 48 घंटे में कब होगा? यदि सूचना जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित है। अगर जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित है तो आपके विद इन द 2 डेज, विद इन द 48 आवर्स, 48 आवर्स के अंतर्गत आपकी क्या मामला सलटाया जाएगा। 35 दिन में कब? यदि सूचना आपकी स्थानांतरित हो, सूचना स्थानांतरित होने की स्थिति में 35 दिन में आपके मामला सलटाया जाएगा। यदि 40 दिन में कब? यदि सूचना तृतीय पक्ष से संबंधित हो। अगर थर्ड आपके पर्सन यानी कि तृतीय पक्ष से संबंधित हो तो 40 दिन में। यदि सूचना तृतीय पक्ष से संबंधित हो 40 दिन, यदि अगर आपकी सूचना स्थानांतरित हो तो 35 दिन, यदि सूचना जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित हो तो 48 घंटे, और सामान्यतः है तो 30 दिन के अंतर्गत आपको सूचना मिल जाएगी। आप आरटीआई आवेदक आपकी अपने लोक सूचना अधिकारी से प्रथम अपील आप करोगे, प्रथम अपील अधिकारी से 30 दिन में। कितने दिन में? 30 दिन में अपील करोगे, बिल्कुल 30 दिन में अपील करोगे। और आपकी द्वितीय अपील होगी, ये द्वितीय अपील होगी आपकी 90 दिन में। कितने दिन में? 90 दिन में आपकी अपील होगी, जो कि आपके CIC या फिर SIC यानी कि आपके सेंट्रल इलेक्शन नहीं, इंफॉर्मेशन कमीशन या फिर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के पास सीधी आप भेज पाओगे। तो पहले आप क्या करोगे? पहले आप आरटीआई आवेदक है तो लोक सूचना अधिकारी को देंगे, पीआईओ को देंगे, फिर आप प्रथम अपील करेंगे 30 दिन में प्रथम अपील अधिकारी को, फिर आप द्वितीय अपील करेंगे। अगर फिर भी समाधान नहीं होता तो वो है 90 दिन में आप आयोग से सीधा इंफॉर्मेशन मांगोगे।
हमने देखा 30 दिन में, 48 घंटे में, 35 दिन में और 40 दिन में आपकी सूचना आवेदन का निस्तारण की हमने बात करी। फिर हम बात करते हैं जुर्माने की। तो प्रतिदिन की बात करते हैं जुर्माने की, ये धारा में इंपॉर्टेंट है। धारा हम बात करते हैं, धारा 20 के अंतर्गत ये बात कही गई है, ये धारा रहेगी। बाकी हमने पैसों की बात कर ली है, पैसों की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। पैसों की हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं। 2,500 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक, 25,000 है, 25,000 ठीक है, सही है। 25,000 रुपये आपके पर डे के बारे में बात करता है, पर डे के बारे में बात करता है, पर डे के बारे में बात करता है। ठीक है, ये न्यूनतम हो जाएगी, ये अधिकतम हो जाएगी। ठीक है। आयोग से निम्न परिस्थितियों में लोक सूचना अधिकारी पर जुर्माना लगाने का अधिकार होगा। आयोग को कब अधिकार होगा कि वो आपकी कौन सी परिस्थितियां बने तब लोक सूचना अधिकारी है, इस लोक सूचना अधिकारी पर आपके जुर्माना है ये लगा सके। तो देखिएगा, सूचना अधिकारी के द्वारा आवेदन लेने से मना करने पर, सूचना अधिकारी हैं ये, सूचना अधिकारी द्वारा आवेदन लेने से मना करने पर, सूचना अधिकारी है, सूचना अधिकारी के द्वारा आवेदन लेने से मना कर दे, वो मना कर दे भाई मैं सूचना नहीं लूंगा आपकी। यदि आपको भ्रामक सूचना दे, मामला गबगब करके दे, आपको सही सूचना न दे, आप पूछो सर 1 और 1 कितने होते, सर जवाब दे 3 होते हैं, तो सूचना तो आपको सही मिली ही नहीं भाई, तो सूचना भ्रामक है आपके लिए। तो शास्ति या जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति न्यूनतम 250 रुपये से आपके अधिकतम 2500 रुपये तक, 25,000 रुपये तक होगी। ठीक है ना। निश्चित समय अवधि में सूचना उपलब्ध नहीं करवाने पर भी आपके जुर्माना लगेगा। सूचना की विशेष वस्तु नष्ट होने पर, आपके सूचना की जो विषय वस्तु है, अगर ये विषय वस्तु आपने नष्ट भ्रष्ट कर दी, सूचना देने से इनकार कर दिया, सूचना बदले मांगे जा रहे शुल्क का तर्क संगत नहीं होने पर, सूचना के बदले आप शुल्क मांग रहे हो, अगर वो तर्क संगत नहीं है तो आप ऐसे मामले पर भी आप पे जुर्माना लगेगा। अपूर्ण और अस्पष्ट सूचना दे रहे हो, अगर आप सूचना उपलब्ध कराने में बाधा डालने पर, आप क्या सूचना मांग रहे हो और आप बाधा डालने की कोशिश कर रहे हो। आयोग के द्वारा आयोग द्वारा परिवाद की जांच करते समय दीवानी न्यायालय की समान शक्तियां प्राप्त होती हैं। जब वो परिवाद की आपकी जांच करते हैं आयोग द्वारा, तो वो दीवानी मामला है, दीवानी न्यायालय है, दीवानी न्यायालय के आपके समान कार्य करता है। ठीक है। व्यक्तियों के समन करना, दस्तावेजों के प्रकटीकरण और निरीक्षण की अपेक्षा करना, ठीक है ना, और साथ में किसी न्यायालय के द्वारा कार्यालय से सरकारी दस्तावेजों की उसकी प्रतियां हैं ये मंगवाना, साक्ष्यों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए आपके समन जारी करना, साथ में शपथ पर मौखिक या लिखित जो साक्ष्य हैं ये लेना, और शपथ पत्र पर आपके साक्ष्य को अभिलेखित करना। शपथ पत्र है, इस पर आपके साक्ष्य हैं, ये साक्ष्य को अभिलेखित करना है। तो शपथ पत्र पर आपके साक्ष्य को अभिलेखित करना, साथ में शपथ पर मौखिक या लिखित साक्ष्य लेना, ये सारे आपकी शक्तियां रहती है दीवानी न्यायालय के अंतर्गत। सॉरी, नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसके अंतर्गत, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 की अध्याय 6 के बारे में बात करते हैं। हमने 4 की में गठन के बारे में बात करी, 5 में शक्ति और कृत्य के अंतर्गत बात करी, 6 में हम बात करते हैं कुछ चीजें जिसमें आपके अध्याय हैं 6 और धाराएं हैं, 30 धाराएं हैं। ठीक है, तो टोटल अपने 6 अध्याय हो गए, 30 धाराएं होंगी। ठीक है ना। 4 में गठन की, 5 में ये हमने बात कर ली कौन सी, शक्तियां वगैरह, कृत्य वगैरह, और 6 में अपने 6 टोटल है। वैसे तो हम सीधे बात करते हैं प्रारंभिक परिभाषाएं देखते हैं। पहले में आपकी क्या है, पहले अध्याय में प्रारंभिक जो परिभाषाएं हैं, प्रारंभिक या फिर परिभाषाएं दी गई हैं। धाराओं के अंतर्गत बात करें 2(1) में समुचित सरकार के बारे में बात करी गई है। 2(a) में आपकी समुचित सरकार के बारे में बात करी है। 2(b) में आपके CIC के बारे में बात करी गई है। C में आपके CPIO के बारे में बात करी गई है। फिर D में CIC कमिश्नर एवं आपके IC इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में बात करी गई है। E आपके सक्षम प्राधिकारी की बात करता है। F आपकी सूचना के बारे में बात करता है। H आपके किसके बारे में, लोक प्राधिकारी के बारे में बात करता है। J आपके सूचना अधिकारी, J सूचना अधिकारी के बारे में बात करता है। K आपके SIC स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में बात करता है। L आपके 2L में आपके CIC राज्य CIC और आपके राज्य IC के बारे में बात करता है। M आपके SPIO के बारे में बात करता है। N आपकी बात करता है पर व्यक्ति या तृतीय पक्ष के बारे में बात करता है। ठीक है ना। ये सारी आपके अध्याय फर्स्ट के अंतर्गत रहने वाले हैं। प्रारंभिक या फिर परिभाषाएं बात करी गई है। धाराएं हमने देखी 2A समुचित सरकार, 2B CIC, 2C CPIO, 2D CIC या फिर IC,
ई आपके सक्षम अधिकारी, एफ सूचना, एच लोक अधिकारी प्राधिकारी, जे आपके सूचना का अधिकार, फिर के में SIC राज्य CIC, एल में हो जाएगा राज्य CIC या फिर IC, एम में हो जाएगा आपके SPO IO और एन में आ जाएगा पर व्यक्ति या फिर तृतीय पक्ष। नेक्स्ट अपन बात करते हैं धारा आपके 2 में बात करते हैं सॉरी अध्याय 2 में बात कर रहे हैं। अध्याय 2 में क्या है, इसमें धारा में तीसरी धारा में है आपकी सूचना का अधिकार के तत्व। तीसरी धारा में क्या है, सूचना का अधिकार के तत्व। चौथे में क्या है, चौथे में लोक प्राधिकरण के दायित्व। लोक प्राधिकरण के दायित्व के बाद छठी धारा में क्या है, सूचना प्राप्ति के लिए अनुरोध। सूचना प्राप्ति के लिए अनुरोध, चौथे में आपके लोक प्राधिकरण के दायित्व और तीसरे में आपके सूचना का अधिकार के तत्व। तो तीसरे में सूचना के अधिकार के तत्व, डी में सॉरी 4 में आपके हो जाएंगे लोक प्राधिकरण के दायित्व, 6 में हो जाएंगे सूचना प्राप्ति के लिए अनुरोध, 7 में अनुरोध का निपटान 7 में, 8 में सूचना के प्रकटीकरण की छूट हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना। एक्सपेक्ट इंफॉर्मेशन हो जाएगी एग्जाम्प्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके छूट के बारे में बात करी गई है। तो कुछ मामलों में पहुंच के लिए अस्वीकृति का अधिकार, तो अस्वीकृति का अधिकार कुछ मामलों में पहुंच के लिए अस्वीकृति का अधिकार है, सॉरी अस्वीकृति का आधार बात करते हैं। कुछ मामलों में पहुंच के लिए अस्वीकृति का आधार 9 में, और 10 में प्रतिकरणीयता है, और 11 में तृतीय पक्ष या पर आपके व्यक्ति थर्ड पार्टी या फिर व्यक्ति के बारे में बात करते हैं 11 में। जन सूचना पोर्टल 2019 का क्रियान्वयन धारा 4(2) के अंतर्गत है, RT एक्ट 2005 के द्वारा सुनिश्चित किया गया है। तो अब अध्याय 3, अध्याय 4 और अध्याय 5 के बारे में बात कर लेते हैं। 3 में आपके 12 है, 12 में CIC का गठन है, 13 में आपके पदावधि सेवा शर्तें हैं, 14 में आपके मुख्य आयुक्त या आयुक्तों का निष्कासन केंद्रीय सूचना आयोग, ठीक है। वहीं आपके चौथे अध्याय में SIC स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, 15 में गठन, 16 में सेवाएं पदावधि, 17 में आयुक्त और आपके न्यायुक्तों का निष्कासन, ठीक है ना, राज्य सूचना आयोग। 5वें में हमने देखा CIC या फिर SIC की शक्तियां और कार्य है, 19वें में अपील है, 20वें में जुर्माना, 20 में हमने जुर्माना देखा, 19 में हमने अपील देखी, ठीक है। चलिए 6 में अध्याय 6 में क्या है, न्यायालयों की आपकी अधिकारिता का वर्णन। न्यायालयों की अधिकारिता का वर्णन धारा 23 में, धारा 23 में आपके न्यायालयों की अधिकारिता का वर्णन, ठीक है ना। अनियम तथा आपके कतिपय संगठनों पर लागू न होना। 26 संगठन अधिनियम का आपकी क्या है, धारा 24 की बात है कि अधिनियम का कतिपय संगठनों पर लागू न होना। तो 26 संगठन इसके अंतर्गत दिए हुए हैं। राजस्थान की मुख्य सूचना आयुक्त के बारे में बात करते हैं। अब सारी हमने धाराओं के बारे में बात करी, इंफॉर्मेशनों के बारे में बात करी। अब हम बात करते हैं राजस्थान के सूचना आयुक्त हैं, राजस्थान के सूचना आयुक्त हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले नाम देखते हैं, उसके बाद में कार्यकाल देखते हैं, उसके बाद में विशेष कोई तथ्य है तो वो देखते हैं। तो प्रथम अध्यक्ष और सर्वाधिक कार्यकाल, देखो हमने महाधिवक्ता जब पढ़ा था तो जो प्रथम थे, ठीक है ना, प्रथम थे उसी का ही आपके क्या थे, सर्वाधिक कार्यकाल था। और इसी में भी आपके जो आपके पहले हैं वही आपके अधिक कार्यकाल वाले हैं, वो हैं आपके एमडी कोरानी, एमडी कोरानी है। कौन है, एमडी कोरानी है, जो कि 18 अप्रैल 2006 से 17 अप्रैल 2011 तक, 18 अप्रैल 2006 टू 17 अप्रैल 2011, ठीक है। सेकंड आपके श्री टी श्रीनिवास, तो जो आपके 2011 से लेकर 2015 तक है, तो 2011 से लेकर 2015 तक है, सूचना आयुक्त भी रहते, तो आपके सूचना आयुक्त भी रहते, सूचना आयुक्त भी रहते आपके, ठीक है ना, श्री टी निवास, सूचना आयुक्त भी रहते श्री टी निवासन, श्री टी निवासन हो गए। पहले कौन थे, एमडी कोरानी थे, कोरानी के बाद में आपकी बात करें हमने श्री टी श्रीनिवासन के बाद में अब बात करते हैं श्री सुरेश चौधरी, जो कि आपके 2015 से लेकर 2018 तक सेवानिवृत्त IPS थे। क्या थे, सुरेश क्या थे, IPS, एस मतलब सुरेश, ठीक है। न्यूनतम कार्यकाल लेने का है, सुरेश का न्यूनतम कार्यकाल, न्यूनतम, ओके। फिर हम बात करते हैं DB गुप्ता के बारे में, देवेंद्र भूषण गुप्ता, DB गुप्ता के बारे में बात करें, DB गुप्ता आपके 2020 से लेकर 2024 तक, ठीक है, 2020 से लेकर 24 तक पूर्व आपके मुख्य सचिव रहे थे।
पूर्व मुख्य सचिव और सेवानिवृत्त आईएएस थे। क्या है आईएएस डीबी गुप्ता पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के सलाहकार भी रहे थे। तो अशोक गहलोत के सलाहकार, पूर्व मुख्य सचिव और सेवानिवृत्त आईएएस। साथ में आपके एमएल लाठर के बारे में बात करें, मोहनलाल लाठर के बारे में, तो ये वर्तमान के मुख्य सूचना आयुक्त हैं और राजस्थान में पूर्व आपके पुलिस महानिदेशक डीजीपी रहे थे, डीजीपी रहे हैं ये अपने, ठीक है ना। आपकी ये 9 जुलाई 2024 से आपके निरंतर कार्य कर रहे हैं एमएल लाठर, मोहनलाल लाठर, जो आपके वर्तमान में हैं। तो आप 500 इंपोर्टेंट मत है क्योंकि कम व्यक्ति हैं, ठीक है ना। धीरे धीरे अब बढ़ रहे हैं ये, और जीके आपके लोगों का बढ़ रहा है। तो एमडी कोरानी के बाद में हमने बात करी किसके बारे में, हमने बात करी आपके श्रीनिवासन के बारे में, फिर हमने सुरेश चौधरी के बारे में, फिर डीबी गुप्ता, फिर हमने एमएल लाठर, ठीक है ना। तो ये बात थी अपने। और हमने बात करी कि एमडी कोरानी है जो कि प्रथम अध्यक्ष थे, सर्वाधिक कार्यकाल था। श्री आपके नवासन है, ये सूचना आयुक्त रहे हैं आपके 2011 से 2015 तक भी रहे हैं आपके क्या मुख्य सूचना आयुक्त। सुरेश चौधरी हैं जो कि सेवानिवृत्त आईपीएस हैं, न्यूनतम कार्यकाल है 2015 से 18 तक। डीबी गुप्ता के बारे में हमने बात करी जो कि 2020 से लेकर 2024 तक आपके वर्तमान पूर्व मुख्य सचिव रहे डीबी गुप्ता, सेवानिवृत्त आईएएस रहे हैं आपके, और अशोक गहलोत के सलाहकार रहे। एमएल लाठर के बारे में, मोहनलाल लाठर के बारे में बात करें, 9 जुलाई 2024 से निरंतर कार्य कर रहे हैं, वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त हैं और राजस्थान की पूर्व पुलिस महानिदेशक डीजीपी भी रहे हैं। तो डीजीपी के पद पर रहने वाले व्यक्ति हैं ये। अगली हम बात करते हैं, देखिएगा, तो वर्तमान राज्य सूचना आयुक्त के बारे में मोहनलाल लाठर के बारे में बात करें, जो ये आपके 1987 के आईपीएस बैच के राजस्थान कैडर से हैं। शिक्षा देखिएगा तो एमएससी करके रखी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। पहले सूचना आयुक्त पद पर रहे, पहले सूचना आयुक्त पद पर रहे थे, ठीक है ना। फिर अब मुख्य सूचना आयुक्त बने। पुलिस महानिदेशक आपके क्राइम ब्रांच एंड आपके तथा लॉ एंड ऑर्डर आदि पदों पर भी रहे हैं। पुलिस महानिदेशक में क्राइम ब्रांच और आपके साथ में क्राइम ब्रांच और आपके लॉ एंड ऑर्डर आदि पदों पर भी रहे हैं। पुरस्कार में इन्हें भारतीय पुलिस मेडल भी मिला 2002 में, भारतीय पुलिस मेडल 2002 में। ऑपरेशन पराक्रम पदक मिला है 2005 में, पराक्रम पदक 2005, राष्ट्रपति आपके पुलिस पदक 2016 में। तो ये सारे आपके पदक मिले हुए हैं। वर्तमान अन्य सूचना आयुक्त के बारे में भी बात कर लेते हैं। अन्य सूचना आयुक्त में 4 व्यक्ति हैं, एक सुरेश चंद्र आपके गुप्ता हैं, एक महेंद्र कुमार पारेख है, एक आपके श्री टीकाराम शर्मा है, एक सदस्य में आपके श्री सुनील शर्मा है, ठीक है ना। सेवानिवृत्त आईएएस कौन है, सुरेश चंद्र गुप्ता है, वित्त सचिव और गृह सचिव पदों पर रहे, वित्त सचिव और गृह सचिव के पद पर रहे हैं सेवानिवृत्त आईएएस सुरेश चंद्र गुप्ता, आज में अन्य सूचना आयुक्त में है। महेंद्र कुमार पारेख में सेवानिवृत्त आईएएस हैं, चेयरमैन और राज्य कर बोर्ड, साथ में चेयरमैन रहे हैं राज्य कर बोर्ड के, साथ में राजस्व मंडल के सदस्य रहे हैं। तो श्री महेंद्र कुमार पारेख हैं, श्री महेंद्र कुमार पारेख सेवानिवृत्त आईएएस हैं, चेयरमैन और चेयरमैन रहे किसके, राज्य कर बोर्ड के, राजस्व मंडल के सदस्य भी रहे हैं। टीकाराम शर्मा न्यायिक सेवा से हैं टीकाराम शर्मा, और विधि विभाग में आपके संयुक्त सचिव पद पर रहे, तो संयुक्त सचिव पद पर रहे विधि विभाग में, ठीक है ना। सुनील शर्मा आपके पूर्व आयुक्त और सूचना व जनसंपर्क विभाग 2013 में आरएएस से आईएएस में पदोन्नत हुए, ठीक है ना। सुनील शर्मा, टीकाराम शर्मा, महेंद्र कुमार पारेख और सुरेश चंद्र गुप्ता। कार्यवाहक अध्यक्ष कौन रहे, श्री आशुतोष शर्मा, पत्रकार थे, जो 7 दिसंबर 2009 की बात है, आशुतोष शर्मा की बात है, आशुतोष शर्मा की बात है, जो पत्रकार हैं वो कार्यवाहक अध्यक्ष रहे, इंपोर्टेंट बन जाता है। 4 अप्रैल 2022 में राज्य सूचना अधिकार के तहत मामले में त्वरित निस्तारण के लिए राज्य सूचना आयोग द्वारा आरटीए पोर्टल 2.0 लॉन्च किया है, ठीक है ना। आरटीए 2.0 लॉन्च किया जाता है आपके कब, 4 अप्रैल 2022 में। 30 मार्च 2023 मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में सूचना आयोग की पीठ स्थापित करी। तो आपके जोधपुर में सूचना आयोग की पीठ स्थापित करते हैं और बजट 2023-24 में घोषणा करते हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम की धारा 19(8)
19(8) के अंतर्गत अपील कर निर्णय का समय लोक प्राधिकरण की आवश्यकता के निर्देश दे सकता है। सूचना अधिकार के अधिनियम के क्रियान्वयन के सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम की धारा 19(8) के अंतर्गत अपील पर निर्णय करते समय लोक प्राधिकरण को आवश्यक निर्देश दे सकता है। सूचना उपलब्ध करवाने के संबंध में या फिर आपके आवेदन की नामंजूरी करने में संबंध में, अपीलार्थी को हानि या क्षति की पूर्ति लोक प्राधिकरण से करवाने के संबंध में और अपना एक वार्षिक प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में सूचना के अधिकार अधिनियम की क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम के धारा 19(8) के अंतर्गत हम आपकी अंतर्गत अपील पर निर्णय करते समय लोक प्राधिकरण को आवश्यक निर्देश दे सकता है। ठीक है साहब। 30 मार्च 2023 में हमने देखी जोधपुर से आपकी आयोग पीठ की स्थापना की गई है। बजट 2023-24 की घोषणा है। 4 अप्रैल 2022 राज्य में सूचना अधिकार के तहत मामले के त्वरित निस्तारण के लिए राज्य सूचना आयोग द्वारा आरटी जो पोर्टल है 2.0 लॉन्च किया गया है। तो ये था अपना स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन राज्य सूचना आयोग, जो कि हमने बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करी है। इन्फॉर्मेशन वीडियो रहा होगा, उम्मीद करता हूँ एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छे से ये मायने रखते हुए काम में आए। बस इस कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।